ओके बच्चों, तो टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको एक बहुत बड़ी सेवा समझाई थी, रिवर्स चार्ज वाली। आज के लेक्चर में मैं कुछ सेवाएं और रिवर्स चार्ज की आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं जो रिवर्स चार्ज से टैक्सेबल होती है पर आज थोड़ी छोटी छोटी सेवाएं समझाऊंगा। तो एक बार आप जल्दी से देखें कि क्या क्या इसके अंदर होगा। तो आज यानी कि हमारी जो सेकंड सर्विस आ रही है रिवर्स चार्ज वाली, वो है आपके सामने। तो देखें आप, मैंने लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडेड बाय, नंबर 1 इज एडवोकेट, नंबर 2 लिखा हुआ है सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। ये पॉइंट में कह रखा है कि अगर कोई एडवोकेट या फिर कोई सीनियर एडवोकेट या फिर कोई एडवोकेट की फर्म, कुछ भी, कोई भी, मतलब कि वकील हो गए। अब वकील चाहे इंडिविजुअल वकील हो, चाहे सीनियर वकील हो, चाहे फर्म, वकीलों की फर्म। तो अगर ये कोई भी पर्सन कौन सी सर्विस देते हैं, ऑब्वियसली ये कौन सी सर्विस देंगे बेटा, ये तो लीगल सर्विस देंगे। तो इन लोगों के द्वारा कोई भी लीगल सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अगर ये लोग बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इस सेवा पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो भी वकीलों की सेवा का जीएसटी बनेगा वो बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिसीवर है। तो बहुत छोटी सी सर्विस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ एक बार, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट किसी भी टाइप की कोई लीगल सर्विस अगर देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो सर्विस रिवर्स चार्ज से टैक्सेबल होगी। अब बेटा यहाँ पे नोट करना ज़रूरी है कि मैंने वर्ड जो यूज़ करा हुआ है वो बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज़ करा हुआ है। मतलब कि जो सेवा रिसीव करने वाले हों वो बिजनेस के लिए सेवा लें। मतलब कि जैसे मैं अगर किसी वकील से सेवा ले रहा हूँ तो मैं भी इस कैटेगरी में आ सकता हूँ, बशर्ते मैं उस सेवा का उपयोग अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई मोबाइल की दुकान लगाता हूँ, चलाता हूँ। वो दुकान जो मेरी मोबाइल की है वो किराए पे ली हुई है मैंने, तो मेरी दुकान के मकान मालिक ने दुकान खाली करने का मेरे पे केस कर दिया। अब क्योंकि दुकान खाली करने का मेरे मकान मालिक ने केस कर दिया, तो मैंने अपना वकील अपॉइंट करा। तो मैंने एक वकील अपॉइंट करा और उसने उसके लिए मेरे से 20,000 रुपये की फीस ली। तो बेटा जो मैंने वकील से सेवा ली है उस सेवा के ऊपर जो जीएसटी बनेगा वो रिवर्स चार्ज से मुझे देना पड़ेगा। क्यों सर, आपको क्यों देना पड़ेगा? आप तो एक पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो। तो जवाब बेटा ये है, सेवा भले मैंने ली है पर मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो बिजनेस एंटिटी डज नॉट मीन कोई कंपनी वगैरह है ना, तो अपना दिमाग आप लिमिटेड मत रख लेना। बिजनेस एंटिटी बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब कोई भी सेवा ले बिजनेस पर्पस के लिए सेवा लेनी है, ठीक है। तो संगम ने जैसे किसी वकील की सेवा ले ली, संगम इंडिया लिमिटेड ने, तो ऑब्वियसली संगम एक कंपनी है, बिजनेस के लिए सेवा लेगी। तो इस प्रकार की लाठी ने नाउटी क्लासेस ने कोई वकील की सेवा ले ली। तो ये सब चीजें जो भी है वो सब रिवर्स चार्ज के अंदर आने वाली है जब रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हो। एग्जाम्पल को मैं एक और भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का मर्डर कर दिया। अब अगर मान लो मैंने किसी का खून कर दिया तो ऑब्वियसली फिर मेरे को अपना वकील अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अब इस केस में अगर मैं वकील की सेवा लेता हूं तो बेटा ये रिवर्स चार्ज से टैक्सेबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो सेवा मैंने ली है वो बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं ली है, मेरे बिजनेस के लिए नहीं ली है, मेरा पर्सनल रीजन से ली है, क्योंकि मैंने किसी का खून कर दिया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड सेवा आपकी खत्म हो जाती है, रिवर्स चार्ज वाली इजी सेवा है, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत है। चलिए थर्ड सेवा की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड सर्विस बेटा जो रिवर्स चार्ज में आती है उसका नाम, सेम कैटेगरी में चल रहा हूं, मतलब अब यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, स्पेलिंग देख लेना यार। अब यहां पे देखो बेटा, सर्विस देने वाले का नाम क्या है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई सेवा देते हैं, अगेन किसको देते हैं बेटा? सेम लॉजिक, बिजनेस एंटिटी को। तो अगेन इस पे भी क्या लगने वाला है? रिवर्स चार्ज, यानी कि ये सेवा का जीएसटी भी बिजनेस एंटिटी को ही पे करना पड़ेगा। सेम वकील वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, पर यहाँ पे वकीलों की जगह सेवा देने वाले का नाम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। सर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? बेटा अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में आप जानना चाहते हो तो आपको सीएस करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में पूरा टॉपिक होता है, आर्बिट्रेशन एक्ट होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक सेपरेट बॉडीज होती है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी जब बिजनेस होते हैं ना बेटा, तो जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं तो अगर उसमें कोई डिस्प्यूटेड मैटर होता है तो वो उस डिस्प्यूटेड मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कोर्ट में नहीं जाते, क्योंकि कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है।
तो वो एग्रीमेंट के टाइम ये डिसाइड कर देते हैं कि एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी के पास अपन जाएंगे और अगर कोई मैटर डिस्प्यूटेड हुआ तो वो जो बोलेगा अपन मान लेंगे। वो जो थर्ड टाइप के एंटिटीज होते हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी, जो कि बाहरी मामलों को सुलझा देते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस प्रकार के एंटिटीज को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टेक्निकली कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल ऐसा होता है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगानी, वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। सेम लॉजिक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोई सेवा बिजनेस एंटिटी को दी, अगेन उस पर रिवर्सा लगेगा और बिजनेस एंटिटी को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, 2 सेवा खत्म हो गई। थर्ड सेवा की तरफ आते हैं, यानी कि आज की हमारी थर्ड सेवा, टोटल में देखा जाए तो 4th रिवर्स चार्ज वाली सर्विस है, उसका नाम है बेटा स्पॉन्सरशिप सर्विस। बहुत इजी है। ये कहते हैं अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस की रिसीवर रिसीव्ड बाय बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो तो फिर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। बस इतना सा ही लिखा है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बहुत ही सीधा है। इन्होंने कहा है कि कोई भी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज अगर सप्लाई की जाती है और उस सेवा के रिसिपिएंट जो होते हैं वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होता है। बेटा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बिजनेस एंटिटी नहीं बोला है, मैंने केवल 2 एंटिटी लिखी है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी वर्ड इज ए वाइड वर्ड। मैं भी बिजनेस एंटिटी हूँ जबकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। फिर यहाँ पे मैंने केवल लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। यहीं पे बेटा आपको नोट करना है, बहुत सारी जगह पे वर्ड बिजनेस एंटिटी यूज होगा, बहुत सारी जगह पे ये होगा, तो आप इसको नोट करके चलना। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस के रिसिपिएंट अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म होती है तो ऐसी सेवा के ऊपर भी रिवर्स चार्ज लगने वाला है। वैसे सर रिसीवर तो ये लोग हैं, सेवा का नाम ये है, सप्लाई कौन करे? सप्लाई बेटा कोई भी करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर कौन है, कोई भी सेवा सप्लाई करता हो, सेवा स्पॉन्सरशिप की होनी चाहिए और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या बिजनेस एंटिटी होने चाहिए, तो फिर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अब ये सेवा दिखने में बेटा बहुत छोटी है, पर इसके अंदर 90% या 100% बच्चे गलत फहमी में जीते हैं। वो गलत फहमी अभी मैं आपकी पहले निकालना चाहूँगा। जैसे स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप टेक्निकली होता है जैसे कोई इवेंट किसी ने ऑर्गेनाइज करा, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मानते हैं कि से फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को जहाँ तक याद आता है, से फॉर एग्जाम्पल एक हमारे L2C पे चालू करते हैं, मानते हैं L2C का कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेटा L2C का कोई एनुअल फंक्शन है, मानते हैं कि L2C ने बहुत ग्रैंड एनुअल फंक्शन करने का सोचा है, सपने देखने में कुछ जाता नहीं है तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सोच रहे हैं कि L2C ने बहुत ही ग्रैंड एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, तो L2C क्या हो गया बेटा? फंक्शन का ऑर्गेनाइजर हो गया। ठीक है बेटा, वर्ड पे ध्यान देना मेरे, ऑर्गेनाइजर हो गया। तो L2C इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, खुद का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इस एनुअल फंक्शन में बेटा इन्होंने क्या करा, L2C ने संगम को अपना स्पॉन्सर बना लिया। संगम क्या हो गया बेटा? स्पॉन्सर हो गया। अब यहीं पे क्वेश्चन रेज होता है कि संगम स्पॉन्सर होने का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि L2C संगम से कुछ पैसे ले लेगा और अपने इवेंट में संगम का प्रचार करेगा, यही होता है स्पॉन्सरशिप। तो यहां पे क्या हुआ, किसने किसको सेवा दी, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बेटा पता है एक्चुअल में स्पॉन्सरशिप सर्विस में ऑर्गेनाइजर सेवा देता है स्पॉन्सर को, यानी कि L2C ने संगम को सेवा दी है। कैसे सर? स्पॉन्सर ने सेवा दी है L2C को, ऐसा समझते हैं बच्चे। बच्चे क्या समझते हैं कि संगम सेवा दे रहा है L2C को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विस में बताया क्या है, ये रिसिपिएंट है, ये सप्लायर है। L2C सप्लायर कैसे है? क्योंकि इवेंट L2C का है, पूरा का पूरा जो इवेंट है वो L2C का है, सब कुछ L2C इवेंट में कर रहा है और अपने इवेंट में वो संगम का नाम ले रहा है। ड्यू टू दैट नाम संगम का प्रचार होगा और इसी के लिए L2C संगम से पैसे ले रहा है। जैसे Vivo IPL, तो बेटा IPL के अंदर जो Vivo IPL है उसमें स्पॉन्सर कौन है? आप सबको दिख रहा होगा, Vivo है। अब Vivo क्या है, सप्लायर दे सर्विस का है कि रिसीवर है? तो एग्जाम्पल के केस में Vivo रिसीवर है बेटा, क्योंकि IPL का ऑर्गेनाइजर BCCI है और अगर BCCI के इवेंट में Vivo ऑर्गन स्पॉन्सर कर रहा है तो हर उस इवेंट में Vivo का नाम होगा, इसी के लिए BCCI ने Vivo से क्या लिए? पैसे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो स्पॉन्सर कर रहा है वो रिसीवर होता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो सप्लायर होता है। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन मत आना कि जो स्पॉन्सर कर रहा है वो सप्लायर, स्पॉन्सर करने वाला रिसीवर होता है। और यहाँ पे अगर आप मेरे एग्जाम्पल में देखोगे, क्योंकि स्पॉन्सर करने वाला संगम है, दैट इज रिसीवर है, रिसीवर एक बॉडी कॉर्पोरेट बेटा,
संगम कौन है? एक बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इस केस में जो भी स्पॉन्सर सेवा का जीएसटी बनेगा उस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा और किसको पे करना पड़ेगा? संगम को। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट करना है, स्पॉन्सरशिप सेवा का जो लॉजिक मैंने आपको समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेवा की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक और सेवा बहुत ही छोटी सी है, बहुत छोटी सी सेवा है। आप सभी को पता होगा भारत में इंश्योरेंस एजेंट खूब है, तो आप अगर इंश्योरेंस एजेंट है तो बेटा आप सर्विसेज किसको सप्लाई करते हैं? किसको सप्लाई करते होंगे? सोचो अपने दिमाग में, जब तक मैं लिख रहा था तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देते होंगे। जैसे मैं LIC का एजेंट हूं तो बेटा मैं LIC को सेवा दे रहा हूं और बदले में LIC से कमीशन लूंगा। मैं नौकरी नहीं करता बेटा, क्योंकि अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट अगर एम्प्लॉय होते तब तो शेड्यूल 3 लग जाता। सोचो थोड़ा दिमाग से, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो एम्प्लॉय तो है नहीं इंश्योरेंस कंपनी के, तो अगर वो इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो उनकी एक्टिविटी सप्लाई है। अब सप्लाई है तो उनकी जो सप्लाई वाली सर्विस है उसके रिसीवर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। तो बेटा इस सर्विस पे भी क्या लगने वाला है? रिवर्स चार्ज। अब अगर इंश्योरेंस एजेंट की सेवा पे रिवर्स चार्ज लगेगा तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इंश्योरेंस एजेंट की सेवा का जीएसटी बनेगा उसका पेमेंट किसको करना पड़ेगा? खुद इंश्योरेंस कंपनीज को करना पड़ेगा, यानी कि एजेंट को जीएसटी देने की लायबिलिटी नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने LIC को इंश्योरेंस का एजेंट की सेवा दी, 50,000 रुपये की मैंने सेवा दी है, तो 50,000 का जो भी जीएसटी बनेगा वो LIC को खुद पे करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज लगने वाला है, मुझे पे करने की जरूरत नहीं है जबकि मैं सप्लायर हूँ। तो ये है एक माफी है, यानी कि रिसिपिएंट इज लायबल टू पे। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है, बार बार बोलने की जरूरत मेरे को है। चलिए तो एक और सेवा रिवर्स चार्ज की खत्म होगी। नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट ले लेते हैं इसको। तो अगली जो सेवा मैं दे रहा हूँ वो भी बहुत छोटी सी सेवा है। अगली सेवा जो रिवर्स चार्ज की बड़ा सेवा है, सेम जैसे भी मैंने इंश्योरेंस एजेंट बनाया ना बेटा, ऐसे एक और एजेंट बनाता हूँ, रिकवरी एजेंट। अब अगर आप रिकवरी एजेंट मतलब वसूली भाई, तो रिकवरी एजेंट अगर देखें तो वो सर्विसेज किसको देते होंगे? सोचना, या तो बैंक्स को, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। तो रिकवरी एजेंट की जो सेवा होगी बेटा, उसके ऊपर जो भी जीएसटी बनेगा उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज लगने वाला है? रिवर्स चार्ज लगने वाला है, यानी कि रिकवरी एजेंट की सेवा भी रिवर्स चार्ज से लायबल है। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के पैसे खाकर नीरव मोदी भाग गया। मैं एक रिकवरी एजेंट हूं, वसूली भाई हूं, तो पंजाब नेशनल बैंक ने मेरे को बोला कि नीरव मोदी से 500 करोड़ की उगाही करके लाओगे तो आपको 10 करोड़ का कमीशन दूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं वसूली कर लूंगा। मैंने नीरव मोदी के 500 करोड़ रुपए वसूल लिए, बैंक को दे दिए, बदले में 10 करोड़ रुपए मेरे को कमीशन मिल गया। तो मैंने रिकवरी एजेंट के नाते बैंक को सेवा दी। अब इस 10 करोड़ की सेवा का जो जीएसटी बनेगा वो बैंक को ही पे करना पड़ेगा, मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सेवा तो मैंने दी थी। क्यों नहीं है? क्योंकि सेवा पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, बैंक्स आर लायबल टू पे। ठीक है, एक और बढ़ लेते बेटा, छोटी एक और। नेक्स्ट, यानी कि हमारी 7वीं रिवर्स चार्ज की सर्विस। चलिए ये वीडियो बहुत इजी है। अब यहां पे देखो, सर्विस सप्लाइड बाय कौन? डायरेक्टर। किसको? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो बड़ा इजी है। आप सभी को पता होगा कि जो कंपनीज होती है या जो भी कोई एंटिटीज होती है बॉडी कॉर्पोरेट नेचर की, वहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको पते होंगे कंपनी के। तो अगर मैंने किसी भी टाइप की किसी कंपनी को एज ए डायरेक्टर कोई सेवा दी है तो उस सेवा का जो भी जीएसटी बनेगा वो सारा का सारा जीएसटी रिवर्स चार्ज से बॉडी कॉर्पोरेट को ही पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, संगम ने मुझे अपना डायरेक्टर अपॉइंट करा, उस डायरेक्टर के लिए मैंने संगम से 20 लाख रुपए लिए। अब 20 लाख रुपए के ऊपर जो जीएसटी बनेगा वो संगम को पे करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि साहब मैंने जब संगम को सेवा दी एज ए डायरेक्टर तो वो तो मैं एम्प्लॉय के नाते दे रहा हूँ, और एम्प्लॉय के नाते अगर मैं अपने बॉस के लिए कुछ करता हूँ तो वो तो शेड्यूल 3 की एक्टिविटी है, जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ऑब्वियसली बेटा आपका कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जिस डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ
वो ऐसे डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं, मतलब मैं पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बाय चांस मैं संगम का पार्ट टाइम डायरेक्टर हूँ तब तो मेरा कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वहाँ पे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं संगम को एज ए डायरेक्टर को सेवा देता हूँ तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, शेड्यूल 3 तो लग नहीं रहा। तो ऐसे में जीएसटी कौन पे करेगा? खुद बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी, क्योंकि इस सेवा पे भी रिवर्स चार्ज लगने वाला है। तो आज मैंने आपको 6 सर्विसेज समझा दी है और 6 बहुत इजी है। तो आज का टॉपिक मैंने आपके लिए लाइटली रखा है। एक दो अब जो टिपिकल वाली आएगी वो मैं लेटर ऑन क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अब आराम से एनालाइज करें, अपने आप से क्वेश्चन पूछें। बेटा जीएसटी समझना है तो आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, आपको अपने आप को बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो जितना आप सोच सके उतना सोचें। थैंक यू, धन्यवाद।